Hey guys, so welcome again. इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है यूनिट 2 के बारे में। यूनिट 2 मींस प्लुरलिज्म इन कल्चरल स्पेस एंड रिवर्स ऑफ इंडिया। सो बेसिकली प्लुरलिज्म होता क्या है? ओके, इसके बारे में समझते हैं पहले। सो इट रेफर्स टू द कोएग्जिस्टेंस ऑफ डाइवर्स कल्चर, सोशल एंड रिलीजियस आइडेंटिटीज। जैसे हमें पता है कि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री और सेक्युलरिज्म हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में ही सेक्युलरिज्म है कि हमें सारे कल्चरल, सोशल और रिलीजियस आइडेंटिटीज हम एक साथ रहते हैं वी शेयर्ड अ पर्टिकुलर विद इन अ शेयर्ड स्पेस। ओके, सो emphasizing mutual respect and understanding, this is known as pluralism. ओके, सो बेसिकली साथ मिलके रहना, किसी भी कल्चर, सोशल और रिलीजन, ये तीनों रिलीजन के बेसिस में या कल्चर के बेसिस में या सोशल के बेसिस में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना होना, सब एक शेयर्ड प्लेस में सब साथ में रहना, इसको बोल ये प्रमोट करता है प्लुरलिज्म इन कल्चरल स्पेस। तो इससे कुछ की फीचर्स है बेसिकली क्या? रिकॉग्निशन ऑफ डाइवर्सिटी, पहले डाइवर्सिटी का रिकग्निशन, लाइक एक्नॉलेजिंग द एग्जिस्टिंग मल्टीपल कल्चरल ग्रुप्स, पहले रिकग्निशन करना। फिर म्यूचुअल रिस्पेक्ट की सबको, सबके कल्चर को एक यूनिक कंट्रीब्यूशन होता है, सबको वैल्यू करना, म्यूचुअल रिस्पेक्ट देना। डायलॉग एंड इंटरेक्शन, लाइक प्रमोटिंग कम्युनिकेशन टू रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स एंड बिल्ड हार्मोनियस रिलेशनशिप। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे इंटरेक्ट करो, या कुछ भी दिक्कत है अपने कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करो बेसिकली कम्युनिकेशन के थ्रू। बिना कम्युनिकेशन के हम कुछ कंक्लूजन पर नहीं आ सकते ना। Equality and conclusion, like ensuring all the cultural groups have equal opportunities. This is called equality. कि हमारे में जितने भी रिलीजियस ग्रुप है या जितने भी अलग सोशल या डाइवर्स ग्रुप्स है, उन सबके बीच में इक्वलिटी मेंटेन होनी चाहिए या सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। ये बेसिकली की फीचर्स होते हैं प्लुरलिज्म के। Next is what is the example in Indian context में इसका example क्या है? Like India is a pluralistic country, like society where various religious languages and tradition coexist. For example, गंगा जमुना तहजीब। So गंगा जमुना तहजीब है क्या? बेसिकली गंगा जमुना तहजीब इज अ कल्चर का रिप्रेजेंटेशन। ये एक वर्ड है जो हम हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारे कल्चर में अलग अलग, लाइक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग कल्चरल ग्रुप्स है। ये सारे कल्चरल ग्रुप्स हम सब मिलकर रहते हैं। तो इसको दिखाने के लिए वी यूज दिस फ्रेज गंगा जमुना तहजीब। तहजीब मीन्स कल्चर, तहजीब मतलब होता है कल्चर, एंड गंगा जमुना इज लाइक कि सब साथ में ही आते हैं। पहले इंडिया मैप आपने देखा होगा, इंडिया का मैप इस टाइप में कुछ मैप होगा। तो यहाँ से गंगा रिवर आती है और यहाँ से सबस्ट्रेट यमुना रिवर आके मिल जाती है। ओके, तो ये हमें दिखाता क्या है कि इसमें कॉन्टेक्स्ट ये नहीं है कि गंगा जमुना ये हिंदू रिवर, हम लोग उसको हिंदू में मान्यता होती है, हमारे सनातन धर्म में मान्यता होती है गंगा यमुना की। ये उससे रिलेट नहीं करता, ये रिलेट करता है कि हम लोग साथ मिलके, हम लोग ये सब कैसे साथ मिलकर रहते हैं। उसी तरह से तहजीब मतलब होता है कल्चर, यानी कि हमारे देश में, इंडिया में सब सारे धर्म सब साथ मिलके हम लोग सारे मिलके रहते हैं। बस ये दिखाता है गंगा जमुना तहजीब, ये एक फ्रेज है। तो ये फ्रेज जब फर्स्ट टाइम उत्तर प्रदेश में मिला था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही गंगा नदी ओरिजिनेट मतलब गुजरती है, तो ये वहां से फर्स्ट फ्रेज आया था। सो इज एक्सेलेंट एग्जांपल ऑफ हिंदू मुस्लिम कल्चरल हार्मनी। ये पॉपुलर है हिंदू मुस्लिम के लिए, पर ये मल्टीपल रिलीजन या कास्ट में भी आ सकते हैं, उस पर भी होता है। पर ये जैसे हिंदू सिख या मुस्लिम सिख या मुस्लिम ईसाई किसी से भी हो सकता है, पर ये जनरली हम लोग हिंदू मुस्लिम के लिए यूज करते हैं आज की डेट में। रिवर्स ऑफ इंडिया, ये हमारा अगला था। रिवर्स ऑफ इंडिया क्या होता है? कल्चर रिवर्स ऑफ इंडिया। ओके, रिवर्स ऑफ इंडिया में बेसिकली अब यहाँ से देखो, यहाँ से आपको नोट्स में चीजें पढ़ सकते हो, बहुत शॉर्ट शॉर्ट चीजें हैं, वन लाइनर ऑब्जेक्ट से। और जस्ट इट्स नॉट जस्ट अ ज्योग्राफिकल एंटिटी बट कल्चरल रिलीजियस, ये पूरी की पूरी कल्चर रिलीजन पे बेस्ड है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, लाइक गंगा, जो गंगा रिवर का क्या सिग्निफिकेंस है, ब्रह्मपुत्र का, नर्मदा का क्या सिग्निफिकेंस है। गंगा का हम लोग हिंदुइज्म में हम उसे गॉडेस बोलते हैं, गॉडेस गंगा, या गंगा आरती भी होती है हमारी। इमर्सिव एशेस, जो हम इमर्शन ऑफ एसेस होते हैं हमारे गंगा में होते हैं, लाइक लॉन्ग इट्स बैंक। ब्रह्मपुत्र एक कल्चरल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। असम एंड अरुणाचल प्रदेश में तो इस बिहू फेस्टिवल भी होता है। बिहू फेस्टिवल में मतलब होता है उनका एक नया साल की तरह होता है, जिसमें वो ब्रह्मपुत्र के सामने अपना नया साल सेलिब्रेट करते हैं। बिहू फेस्टिवल उसे बोलते हैं। वो आसाम और आंध्र प्रदेश में होता है। और नर्मदा नर्मदा भी हम
एक मान्यता होती है कि हम उसमें परिक्रमा करते हैं, और ये माना जाता है कि परिक्रमा करने से हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिंदुइज्म में हम ये मानते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है, ये होता है, ये हो गई रिवर्स ऑफ इंडिया के कल्चरल इंपॉर्टेंस। कल्चरली रिवर्स ऑफ इंडिया कितनी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकली भी इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल है। इकोनॉमिकली कैसे इंपॉर्टेंट है, उसमें सोर्स ऑफ इरिगेशन होता है कि काफी एग्रीकल्चर को सपोर्ट मिलता है, और अब वी नो डैट कि 70% आज भी इंडिया में जो इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक जो है वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। इसीलिए नेक्स्ट इज की लाइक की वाटरवेज बाय ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज के ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट के थ्रू इकोनॉमिकली होता है। हाइड्रो पावर जनरेशन होता है जो एनर्जी डिमांड्स को फुलफिल करता है। फिर रिवर्स एट कल्चरल स्पेस, लाइक रिवर्स सर्व एज अ place where diverse communities come together for rituals like festivals, daily life, foster cultural exchange, unity। इन सबको एक रिवर्स एक कल्चरल स्पेस में काफी कंट्रीब्यूट करता है इन सब चीजों के थ्रू। नेक्स्ट इज अवेयरनेस एंड रिस्पेक्ट फॉर प्लुरलिज्म एंड कल्चरल स्पेसेस। हाउ टू प्रमोट अवेयरनेस, पहले तो एजुकेट करो यार, लोग एजुकेटेड ही नहीं है चीजों के बारे में, मल्टी कल्चरल स्टडीज को जानते ही नहीं। स्कूल के करिकुलर में ये सब चीजें होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए जो हमें मल्टीपल एजुकेशन, मल्टीपल कल्चर के बारे में एजुकेट किए। एजुकेशन इज द मेन प्रॉब्लम कि आज लोग कहीं भी मतलब उसमें आ रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा कि कल्चरली हमें क्या करना चाहिए, और कुछ और ही कर रहे हैं। तो एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट इज सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी। भी नहीं कि हम ये नहीं कि हम लोग लोकल फेस्टिवल्स हमें सेलिब्रेट करने चाहिए, इंकरेज करना चाहिए पार्टिसिपेंट को सेलिब्रेट करने के लिए, लोकल सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी। और इनिशिएटिव भी हमें लेने चाहिए, लाइक डायलॉग इनिशिएटिव्स, लाइक इंटरकल्चरल डायलॉग सेशंस, ये सारी चीजें, लाइक इंटरफेथ ऑर्गेनाइज करना, ये सब चीजें होनी चाहिए। बेनिफिट्स एंड रिस्पेक्टिंग प्लुरलिज्म, लाइक सोशल हार्मनी मेंटेन होनी चाहिए। एनहांस क्रिएटिविटी, बेनिफिट्स बता रहे हैं, सोशल हार्मनी मेंटेन रहती है, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आते, क्रिएटिविटी बढ़ती है, इनोवेटिव क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग भी एनहांस होती है, सब बोलते हैं। लाइक ग्लोबल रेफरेंस, रिलीवेंस, रिलीवेंस मींस प्रिपेयर इंडिविजुअल फॉर ग्लोबल, प्रमोटिंग टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, ग्लोबल रिलीवेंस बढ़ती है। रिदम ऑफ इंडिया, रिदम्स ऑफ इंडिया में भी, ये भी कल्चर का एक पार्ट है। रिदम्स कितने सारे होते हैं। फर्स्ट इज म्यूजिक, म्यूजिक तो अपने फोक म्यूजिक और हिंदुस्तानी म्यूजिक या कार्नेटिक म्यूजिक काफी पॉपुलर है, जो डिमोशनल म्यूजिक होता है, स्पिरिचुअल म्यूजिक होता है। नेक्स्ट इज डांस, डांस काफी पॉपुलर है, लाइक भरतनाट्यम, कथक, उड़ीसी रीजनल स्टोरीज, लाइक कल्चरल डांस जो होता है, गरबा, भांगड़ा, भांगड़ा, और ये साथ और भी बहुत सारे फोक डांसेस होते हैं, वो डांस काफी पॉपुलर है। फेस्टिवल्स लाइक ईद, क्रिसमस, गुरुपर्व, और ये सब सारे रिदम्स ऑफ इंडिया है। ये सारे बेसिकली म्यूजिक, डांस एंड फेस्टिवल्स, ये तीन चीजें। फिर ग्लोबल, लोकल एंड ट्रांसलोकेशनल इम्पैक्ट्स। ग्लोबल मतलब होता है कि हम इंटरकनेक्ट कर सके वर्ल्ड के साथ। ये वर्ल्ड है, यहाँ पर इंडिया है, और यहाँ पर मान लो कोई और कंट्री है, तो अगर हम अलग अलग कंट्रीज के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। सो वेयर हम कल्चरल, इकोनॉमिकल और टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंजेस कर सके, हम किसी को प्रोवाइड कर सके या खुद से ले सके। लाइक एडॉप्शन ऑफ वेस्टर्न फास्ट फूड लाइक मैकडोनल्ड्स इन इंडिया, इंडिया में मैकडोनल्ड्स आ चुका है। ये कैसे आया, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू आया, यानी कि हमने जब इंटरकनेक्टेड किया वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज के साथ, तो हमें पता चला मैकडोनल्ड्स ने यहाँ मैकडोनल्ड्स ने इन्वेस्ट किया अपनी कंपनी, अपनी वो दुकान वगैरह जो भी खोली। नेक्स्ट इज ग्लोकल, ग्लोकल मीन्स होता है फ्यूजन ऑफ ग्लोबल एंड लोकल कल्चर्स टू क्रिएटिंग समथिंग यूनिक। यानी कि इट्स नॉट ग्लोबल कि मैकडोनल्ड्स इंडिया आया, वो तो मैकडोनल्ड्स की कंपनी आई, पर जब मैकडोनल्ड्स इंडिया आया और ऐसी चीज की जो हमने कल्चर को मिक्स की, जैसे फ्यूजन ऑफ ग्लोबल एंड लोकल कल्चर्स में एग्जांपल हो गया मैक आलू टिक्की बर्गर, जो मैकडोनल्ड्स में इंडिया में पॉपुलर है। उसमें क्या होता है, विच कंबाइंस इंडियन फ्लेवर्स लाइक विद अ ग्लोबल ब्रांड, यानी कि इंडियन फ्लेवर्स को ग्लोबल ब्रांड के साथ कंबाइन करके उसमें एक नया फ्लेवर, एक नया समथिंग यूनिक क्रिएट किया जाए, मैक आलू टिक्की बर्गर, जो कि मोस्ट पॉपुलर बर्गर है इंडिया में मैकडोनल्ड्स का। तो ये ग्लोकल में आता है। ग्लोकल मीन्स कंबाइनिंग ग्लोबल विद इंडियन कल्चर। Next is translocation. Translocation refers means cultural impact and migration and relocation. जैसे people यहाँ के इंडिया के लोग कहीं और relocate हो जाते हैं, जैसे कनाडा चले जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं। People often carry their cultural practice across locations. तो अपने cultural practice को उस जगह पे जाके करना, जैसे Indian communities celebrating Diwali in USA, तो ये ट्रांसलोकेशन का एग्जाम्पल है कि कहीं और जाके अपने अपने कल्चरल को प्रैक्टिस करना। और लास्ट इज डिबेट, डिबेट भी होता है, प्रोपोनेंट्स होते हैं इसके। proponents में ग्लोबलाइजेशन प्रमोट्स कल्चरल एक्सचेंजेस एंड इनोवेशन, क्रिटिक्स भी होते हैं, इट कैन लीड टू लॉस ऑफ लोकल ट्रेडिशन एंड होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर। तो काफी इसमें फायदे भी है कि क्या है, हमारा कल्चर कहीं और भी जा रहा है, उसमें
अलग कंट्रीज में भी जा रहा है, पर दिक्कत भी है कि हमारे कल्चर में जो लोकल ट्रेडिशंस थे वो धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं, क्योंकि सब लोग बाहर जा रहे हैं, तो बाहर जा रहे हैं तो दूसरों के कल्चर में थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहे हैं, तो हम तो हेट्रोजेनिटी बढ़ रही है। ये सब चीजें थी इसमें। क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन पीपल एंड डिफरेंट कल्चरल ग्रुप बैकग्राउंड्स। जैसे बैरियर्स ऑफ क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन का बैरियर्स क्या क्या है, लैंग्वेज डिफरेंसेस, कि जैसे मुझे ये एक ए है, इसको कुछ और लैंग्वेज पता है, बी को कुछ और लैंग्वेज पता है, दोनों के कल्चर अलग अलग है, तो दोनों आपस में जब कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते तो फिर कल्चर की रिस्पेक्ट कैसे होगी। दिस इज अ थिंग कि ये हमें मतलब डिफरेंस इन लैंग्वेजेस दिक्कत होती है। नेक्स्ट इज कल्चरल नॉर्म्स, ये क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन से ग्रीटिंग्स, उनके डिफरेंट ग्रीटिंग स्टाइल्स होते हैं, जेस्चर्स अलग होते हैं, एटिकेट्स अलग होते हैं, तो हम ये हमें एक बैरियर क्रिएट करती है। स्टीरियोटाइपिंग, लाइक प्री जजिंग नोशन, कल्चर हिंडर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें हैं जो एक बैरियर क्रिएट करती है क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन में। बेसिकली हम अगर किसी और कल्चर के इंसान के साथ बात भी करना चाहे तो ये सारी चीजों की वजह से हम उनसे बात नहीं कर सकते, वो हिंडर करती है चीजों को। तो ओवरकम करने के लिए क्या कर सकते हैं, लर्न एंड रिस्पेक्ट अदर कल्चर्स नॉर्म, तो थोड़ा उसके बारे में सीखो, उसको रिस्पेक्ट करो, फिर यूज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज टू अवॉइड मिसकम्युनिकेशन एंड डेवलप थ्रू वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग। थोड़ा सा आप उसके बारे में समझ के ऐसा कुछ ना करो जिससे उसके लाइक उसके कल्चर को कुछ ऐसा बुरा लगे, इस टाइप में चीजें। सो सेंसिटिविटी को मेंटेन रहनी चाहिए, योर एक्शंस मस्ट बी काइंडनेस, कि आपको थोड़ा पता होना चाहिए उसके बारे में कि आप क्या बोल रहे हो, उसको उससे उसको कोई कल्चर शॉक तो नहीं लगेगा। सो व्हाट इज कल्चर शॉक? कल्चर शॉक इज like disorientation and or discomfort people experience when encounter a culture different from their own। जैसे अगर कोई एक बंदा है, वो एक कल्चर में ए में है, मैं कल्चर का नाम नहीं लूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कल्चर बी में है, तो इफ एक बंदा कल्चर ए से कल्चर बी में शिफ्ट होता है या कल्चर बी को अपनाता है कल्चर ए को छोड़ के, तो उसको कुछ कुछ चीजें होंगी। पहला तो फर्स्ट होता है इनिशियल स्टेज, जिसको हम लोग जिसको बुक्स में हनीमून स्टेज भी बोलते हैं। इनिशियल स्टेज क्या होता है? यस, यू हर्ड इट राइट, हनीमून स्टेज। तो इनिशियल स्टेज क्या होता है? इट मीन्स द एक्साइटमेंट एंड फैसिनेशन विद द न्यू कल्चर। लोग क्या है, नए कल्चर में जाते तो है, पर वो इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको एक्साइटमेंट होती है और फैसिनेशन होता है उस न्यू कल्चर के चलते, इसलिए वो कल्चर चेंज करते हैं। ऑल्सो आई एम टॉकिंग अबाउट द कल्चर नॉट रिलीजन, तो इसको मैच मत कर लेना, मिक्स मैच मत कर देना। ओके, सो फर्स्ट इज हनीमून फेज या हनीमून स्टेज या इनिशियल स्टेज भी बोल सकते हो। सेकंड इज फ्रस्ट्रेशन स्टेज, कि आपने फैसिनेटिंग के थ्रू अपने कल्चर तो न्यू कल्चर तो कर लिया, अपने न्यू कल्चर तो अपने अपना लिया, पर क्या है उसमें चैलेंजेस इन एडजस्टिंग टू डिफरेंस, लाइक आपको फूड में डिफरेंस आएगा, लैंग्वेज में डिफरेंस आएगा, लाइफस्टाइल में दिक्कत आएगी। तो ये इसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन स्टेज, क्योंकि इसमें आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कोई चीज। फिर थर्ड होता है एडजस्टमेंट स्टेज, कि आप उसमें ग्रेजुअली अंडरस्टैंड करो चीजों को, अंडरस्टैंडिंग, ग्रेजुअल अंडरस्टैंडिंग एंड अडेप्टिंग द कल्चर, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट स्टेज। और फोर्थ इज एक्सेप्टेंस स्टेज, कि आप फाइनली एट यू आर इट इज टू इंटीग्रेटिंग दिस कल्चर एंड यू कैन इजिली इंटीग्रेट। फॉर एग्जाम्पल अब आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। एन इंडियन स्टूडेंट स्टडिंग अब्रॉड may face difficulties adopting different मील टाइम्स या एक्सेंट्स और टीचिंग स्टाइल्स में उसको भले ही अलग हो, पर वो ग्रेजुअली एडजस्ट कर जाता है। दिस इज कॉल्ड कल्चर। एक इंडियन स्टूडेंट अब्रॉड गया, फॉरेन गया पढ़ने के लिए, तो उसको काफी प्रॉब्लम्स होती है। फर्स्ट इनिशियल स्टेज में उसको काफी एक्साइटमेंट आया, फैसिनेशन आया, इसलिए वो गया। फ्रस्ट्रेशन स्टेज में उसे थोड़ी दिक्कत आई, फूड में, लैंग्वेज में, लाइफस्टाइल में, बातचीत में, कम्युनिकेशन में दिक्कत आई। फिर उसने एडजस्ट किया, कुछ टाइम उसने एडजस्ट किया, समझा चीजों को, अडॉप्ट किया न्यू कल्चर को। फिर उसने एक्सेप्टेंस किया कि हाँ अब वो पढ़ सकता है, वो इजिली एट ईज में काम कर सकता है। दिस इज कॉल्ड कल्चरल शॉक या कल्चर शॉक। जेंडर अवेयरनेस हमने सबने सुना है, कभी ना कभी सुना ही होगा। जेंडर अवेयरनेस इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग एंड एड्रेसिंग सोसाइटल नॉर्म्स, रूल्स, पावर्स एंड डायनेमिक दैट अफेक्ट्स डिफरेंट जेंडर्स। हमें क्या करना है? रिड्यूस्ड बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेशन रिड्यूस करना है, सबने सुना है। प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज लाइक एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज को प्रमोट करना चाहिए। चैलेंजेस और स्टीरियोटाइप को हमको फॉस्टर इंक्लूसिविटी यूज करना चाहिए, यानी कि स्टीरियोटाइपिंग नहीं करना चाहिए बेसिकली। जेंडर अवेयरनेस कैंपेन क्या क्या होते हैं? स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज कैंपेन, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव, कि रेज अवेयरनेस अगेंस्ट वेज, लाइक मेल और फीमेल की बात करें, फीमेल की वेजेस कम है, मेल की ज्यादा है, तो उसकी वजह से हम लोग को थोड़ा उसका अवेयरनेस करना चाहिए कि फीमेल का क्यों नहीं है। एम्पावर करना चाहिए फीमेल को लीडरशिप रोल्स के लिए, ये एक तरीका हो सकता है आइडेंटिफाई करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स को। नेक्स्ट इज टारगेट ऑडियंस समझना चाहिए कि लाइक सच ए स्टूडेंट, एम्प्लॉयज और कम्युनिटी मेंबर्स कौन है हमारे,
कैंपेन चलाने के लिए, जेंडर अवेयरनेस कैंपेन चलाने के लिए पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो, फिर ऑडियंस को समझो, और फिर मतलब की एक्टिविटीज लाइक वर्कशॉप कर सकते हो, रोल प्लेस कर सकते हो, या कोई सिनेरियो क्रिएट करके सिमुलेट सिनेरियो जिसमें कि आप जेंडर बायसनेस को शो कर सकते हो। फिर वर्कशॉप में आप जेंडर सेंसिटिविटी को शो कर सकते हो, इक्विलिटी को दिखा सकते हो, पैनल डिस्कशंस करा सकते हो एक्सपर्ट के थ्रू, पॉडकास्ट के थ्रू कितने लोग कराते हैं आजकल। फिर प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज कर सकते हो, सोशल मीडिया यूज कर सकते हो, पोस्टर, कम्युनिटी आउटरीच टू स्प्रेड द मैसेज अबाउट जनरल अवेयरनेस। इसके एग्जांपल आते हैं ही फॉर शी कैंपेन जो फॉर यूनाइटेड स्टेट्स जो करती है, जिसमें इंकरेज करती है मेंस को टू सपोर्ट जेंडर इक्वलिटी की सबको बराबर माने। फिर इंडिया में होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो फोकस करता है एजुकेटिंग एंड एम्पावरिंग गर्ल्स। और ये सब चीजें जो होती है हमारी जनरल अवेयरनेस कैंपेन्स के ऊपर थी। ये पूरी की पूरी स्लाइड हमने अपलोड कर दी गई है आपके ड्राइव में, आप उसको अच्छे से पढ़ लो, कोई दिक्कत होती है यू कैन कमेंट। और ये पूरा चैप्टर हमने खत्म कर लिया है, ये पूरी सब्जेक्ट हमने खत्म कर लिया है। इफ यू लाइक द वीडियो जस्ट क्लिक द लाइक button and hit the subscribe button also. Thank you for your time, thank you for watching, have a nice day, bye bye.